जिसका तुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। बस गाना इतना ही है। आप भी सोच रहे होंगे कि आज क्या बात है सर, गुनगुना क्यों रहे हैं? भाई गुनगुना इसलिए रहे हैं क्योंकि जिस घड़ी का आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आप लोगों के सामने आ चुकी है। आप सभी जानते हैं हाफ ईयरली के एग्जाम्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप एनुअल एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स का ये सपना होता है कि वो एनुअल एग्जाम में अपना 100% दे। देखिए, एक योद्धा जब युद्ध भूमि में उतरता है तो उससे पहले बहुत कुछ तैयारियां करता है, लेकिन अगर तैयारियां करने के बाद वो युद्ध भूमि में उतरने से पहले अंतिम जो हम कहते हैं रणनीति ना बनाए तो फिर वो सफल नहीं हो पाता है। चाहे कितना ही बड़ा योद्धा हो, चाहे कितना ही ताकतवर देश हो, अगर वो अपनी रणनीति को ठीक ढंग से नहीं बनाते हैं तो वो युद्ध जीत नहीं पाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं वीक ऑन वीक प्लान पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब आपके सामने ज्यादा समय नहीं बचा है। ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूं 50 दिन शेष बचे हैं। अब इन 50 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, यानी कि अब आपका जो प्लान है वो है 50 डेज का प्लान। जैसा कि आप मेरे पीछे यहां पर देख पा रहे हैं, आपके सामने स्टेप्स जो है ना 1 2 3 4 5, ये 5वां स्टेप तो आपका सीधा एग्जाम का है। मतलब यहां तो आकर के आपको एग्जाम देना है साहब। 4 स्टेप मतलब 4 सप्ताह इंटू 2 कर दीजिए तो 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई कितने हो जाएंगे आपके पास में? 60 दिन, है ना। 8 सप्ताह होते हैं लगभग, और लगभग प्रत्येक सप्ताह के अंदर हम 7 दिन मानते हैं तो 60 डेज के आसपास आते हैं। उनमें से कुछ व्यस्ततम कार्यक्रम को निकाल दीजिए, अब आपके पास में 50 दिन बचते हैं। तो आप इन 50 दिनों में बेहतर तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, मैं कुछ टिप्स आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। एक बात और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि स्पेशली ये जो है वो RBSC के लिए है। किसके लिए है? RBSE, यानी कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। बट अगर दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो जब जितना उनका समय उनके पास में है उस समय को उतना घटा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे हैं जिनकी परीक्षाएं फरवरी में हैं। तो आप थोड़ा समय कम कर लीजिएगा, लेकिन इसी प्लान पर आप लोगों को चलना है। ये मत सोचिएगा कि RBSC के लिए है तो इसका मतलब ये प्लान हमारे लिए नहीं है। सभी स्टूडेंट्स के लिए प्लान है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो है वो ध्यान दे लीजिए साहब, अपनी परीक्षा से पहले के दिनों को काउंट करें। आपके पास समय कितना बचा है उनको गिन लीजिए। बचे हुए दिनों के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को इस प्रकार डिवाइड कीजिए कि आप कितने दिन में एक चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। मैं तो पॉलिटिकल साइंस की बात करूंगा। अब अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस तो कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर का मतलब ये हो गया, अगर आप पर चैप्टर को 3 दिन देते हैं, 15 इंटू 3 इक्वल टू कितने डेज होते हैं? 45 डेज। तो आप 3 दिन एक चैप्टर को दे दीजिए। कितने दिन देने हैं आपको? 3 दिन एक चैप्टर को दे दीजिए, बहुत है, एनफ है। पहला दिन डे 1 क्या करेंगे आप? डे 1 में आप पूरी बुक अच्छी तरह से, पूरी बुक मतलब पूरा चैप्टर अच्छी तरह से पढ़िए। मैं आपको यहां पर डे 1 का बता देता हूं। डे 1 आपको क्या करना है? आपको चैप्टर पढ़ना है पूरा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए डे 2 पर। डे 2 आप जितने ज्यादा इसके अलग अलग प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर सकते हैं उनको कीजिए। MCQs जितने ज्यादा कर सकते हैं MCQs कीजिए, क्योंकि MCQs बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बहुत ज्यादा नंबर MCQs के आते हैं और बहुत आसान भी होता है। जितने ज्यादा MCQs आप अपने हाथ से करेंगे उतना ये मान करके चलिए कि एग्जाम में आप लोगों के लिए उसका उत्तर देना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए डे 3 पर। तो अब आपके पास में ये है डे 3। डे 3 के अंदर आप क्या कीजिए कि साहब अब जो है वो इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने PYQs वगैरह आए हुए हैं उनको आप कर लीजिए, है ना। PYQs का मतलब हो गया प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को देखिए।
फिर आप अपना साथ ही साथ ब्लूप्रिंट भी देख लीजिए। ब्लूप्रिंट में ये देख लीजिए कि आपके इस चैप्टर में से कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ज्यादातर। इसमें से आपके रिक्त स्थान पूछा गया है, एमसीक्यूज पूछा गया है, वन लाइनर पूछा गया है, लघुत्तरात्मक पूछा गया है, दीर्घोत्तरात्मक पूछा गया, फिर निबंधात्मक प्रश्न पूछा गया है। जैसा प्रश्न उस चैप्टर में से पूछा गया है, आप उस चैप्टर में से उसी प्रकार के प्रश्नों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए और उन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। यह आपको करना है। अब आप यहां पर देखें, मैंने सेकंड लाइन जो लिखी है ना, वो क्या कहती है? वो कहती है कि साहब एनसीईआरटी की बुक को आप एक बार पूरा पढ़ चुके हैं, अब शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाइए नहीं बल्कि पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक आपने साल भर पढ़ी है। अब बार बार अगर आप बुक पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आप टाइम ज्यादा देंगे, है ना, इतना वक्त आपके पास में नहीं होगा। तो मैंने जैसा कि कहा कि साहब आप यहां पर डे 1 के अंदर चैप्टर को पढ़ लीजिए। तो चैप्टर को पढ़ने का मतलब है उसके जितने भी नोट्स है ना, छोटे छोटे नोट्स जिनको पढ़ना आसान होता है, वो सारे के सारे आप उसमें से पढ़िए। अब उसमें से पढ़ने से क्या होगा, एक तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि अगर वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिक्त स्थान पूछे जाते हैं, वो वहीं से फिलअप कर लेंगे आप। और आप देख सकते हैं कि जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, वो आपके इस टाइप से पूछे जाते हैं कि अगर आपने शॉर्ट नोट्स पढ़े हुए होते हैं तो वहां से आंसर अपने आप निकल करके आते हैं। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि अब ज्यादा आपको गहराई में बुक को जाकर के बार बार टटोलने की आवश्यकता नहीं है, आप ई नोट्स पर फोकस कर सकते हैं। देखिए, पीवाईक्यूज को पढ़िए, जिससे एक अनुमान लग जाता है पेपर कैसा आता है, और उसके आंसर देने के लिए आपको एक कॉन्फिडेंस सा जन्म ले लेता है आपके अंदर, है ना। पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को अगर आप देखेंगे तो साहब प्रीवियस ईयर्स के अंदर उस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो हो सकता है कि इस चैप्टर में से एमसीक्यूज पूछा गया है, इस चैप्टर में से फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, इस चैप्टर में से वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है, टू लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से दीर्घोत्तरात्मक या फिर इसमें से निबंधात्मक प्रश्न पूछा गया है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहां पर पहला चैप्टर लेता हूं, स्वतंत्र भारत में चुनौतियां, चैप्टर नंबर 1। तो साहब वहां से एक आता है आपका आरबीएससी के अंदर मैप का क्वेश्चन। तो आप वहां पर 2 तरह के मैप दे रखे हैं, आप एक एक जगह को अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि मैप में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लिया जम्मू और कश्मीर कहां है, आपसे पूछ लिया मध्य प्रदेश कहां है, गुजरात कहां है, राजस्थान कहां है, कर्नाटक कहां है, हैदराबाद कहां है, मैसूर कहां है, ग्वालियर कहां है। तो कुछ भी आपसे पूछा आप उत्तर दे पाएंगे। बस वो 2 नक्शे तो अपने दिमाग में सेट करने हैं, उन 2 नक्शों को दिमाग में सेट कर लीजिए। आप कितने नंबर पा रहे हैं, आप कितने नंबर पा रहे हैं, निबंधात्मक प्रश्न आपका कितने नंबर का आ रहा है, पूरे के पूरे मार्क्स आपको वहां से मिलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आपको अच्छे तरीके से उस मैप को कर लेना चाहिए। 100 आउट ऑफ 100 की जब हम बात करते हैं तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, बहुत मायने रखती है। ठीक इसी तरह से एक और बात जो यहां पर आप देख रहे हैं वो है फैक्ट याद कीजिए। देखिए, अब वो वक्त आ चुका है जबकि आपको फैक्ट की तरफ बढ़ जाना चाहिए। फैक्ट मींस कहीं पर डेट दे रखी है, कहीं पर कोई ईयर दे रखा है, कहीं पर किसी घटना को दे रखा है, तो बस अब उनको अच्छे तरीके से आपको याद करने का समय आ चुका है। वैसे आप लोगों ने हाफ ईयरली एग्जाम दिया है, आप लोगों को पता है कि क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। अलग अलग बोर्ड से हैं आप, सभी बोर्ड के हाफ ईयरली एग्जाम्स हो चुके हैं। ये तो आपको पता चल ही चुका होगा कि क्वेश्चन कहां से किस तरह का आ रहा है। सैंपल पेपर आपके सामने एक तरह से सेट है और वो है आपका हाफ ईयरली पेपर। इवन आपके ब्लूप्रिंट अगर जारी हो गए हैं और वहां से सैंपल पेपर भी अगर जारी हो गए हैं तो आपके सामने ये बिल्कुल क्लियर है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। आपको यहां पर करना कुछ नहीं है, फैक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है। फैक्ट अगर आपको सारे याद है तो आप ये मान करके चलिए कि आपने एक बहुत बड़ा किला जीत लिया है, यानी कि अब आप आराम से हर क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। फिर उसके बाद में आप आ जाइए, मॉडल पेपर एक एक करके सॉल्व करें। देखिए, मॉडल पेपर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, है ना। मॉडल पेपर, अब जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास में सब 15 डेज है, सॉरी 15 चैप्टर्स हैं और आपके पास में 50 डेज हैं। तो मैंने उनको 3-3 दिनों में बांट दिया था कि साहब 3-3 दिनों में बांट लीजिए। अब 3 दिनों में जब आप बांटेंगे तो फिर आप 45 दिन इसमें खर्च कर देंगे। अब आपके पास में बचेगा क्या, अब आपके पास में बचेंगे लास्ट में ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। तो इन 5 दिनों के अंदर आप कितने मॉडल पेपर कर पाएंगे? हो सकता है 5 मॉडल पेपर पर डे। अगर 1 मॉडल पेपर भी आप सॉल्व करते हैं तो आप 5 दिनों के अंदर 5 मॉडल पेपर सॉल्व कर जाएंगे। अगर आप उन लास्ट 5 दिनों में जाकर के वो नहीं करना चाहते हैं तो अभी से आप जब डे 1 से अपनी तैयारी कर रहे हैं
तो आप साथ साथ में मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चंस भी करते जाइए। और मॉडल पेपर भी सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप मॉडल पेपर में से 4 मॉडल पेपर आपके पास है, 5 मॉडल पेपर आपके पास में है, तो आप क्या कीजिए, वहां से हर मॉडल पेपर के पहले एमसीक्यूज कीजिए, फिर उसके बाद सारे रिक्त स्थान कीजिए, फिर आप उसमें से वन लाइनर कीजिए, फिर उसके बाद में आप इसमें से लघुत्तरात्मक कीजिए, अति लघुत्तरात्मक कीजिए। मतलब इससे आपको एक ही टाइप के क्वेश्चंस कौन से चैप्टर में से आ रहे हैं वो ज्यादा आसान हो जाएंगे, है ना। तो आप मॉडल पेपर इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। मॉडल पेपर आपको बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं। मॉडल पेपर से आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, और साथ ही साथ मॉडल पेपर सॉल्व करने से सबसे बड़ा जो आपको फायदा होता है वो फायदा ये होता है कि आप प्रश्न कितने नंबर का है, प्रश्न की डिमांड क्या है, प्रश्न में लिखना कितना है, ये सब आप लोगों को पता चलता जाता है। अब मान लीजिए आपसे ये पूछा गया भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 पर टिप्पणी लिखिए। अब आपको लिखना क्या है, भारत पर पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ने जब हमला किया तो वो हमला कहां से किया था, गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र से हमला हुआ था। फिर अगला हमला कहां से हुआ था, कश्मीर से हुआ था। फिर भारत ने कहां से एंट्री मारी थी, पंजाब से मारी थी। फिर भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। फिर अचानक सोवियत संघ ने इसमें हस्तक्षेप, सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर ने इसमें मध्यस्थता की और मध्यस्थता करके इस युद्ध को रुकवा करके ताशकंद समझौता करवाया और दोनों देशों के बीच में यह युद्ध समाप्त हो गया। तो यही तो चीजें आपको लिखनी है। जितना आपसे पूछा गया है ना, आप उन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें, तभी आप सही आंसर और सटीक आंसर दे पाएंगे। एनसीईआरटी की बुक हमेशा ध्यान रखिए अंतिम रूप से सही सिद्ध होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको कहीं पर कोई भी मॉडल पेपर आपने मार्केट से लिया है, कहीं से भी लिया है, कोई क्वेश्चन बैंक ली है, वहां पर कोई समय अलग लिखा गया है, किसी का नाम अलग तरीके से लिखा गया है, किसी इंसिडेंट को दूसरे तरीके से लिख दिया गया है, कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। इस समय आपको एनसीईआरटी की बुक पर पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी की बुक से बनता है, उत्तर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चेक होते हैं। तो आपको किसी की कही गई बात को और ना ही कहीं पर पढ़ी हुई ऐसी बात को ध्यान में रखना है जो कि एनसीईआरटी से आपको थोड़ा बहुत भी अलग ले जाती है। पेपर सॉल्यूशन करते समय इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करते समय समय का ध्यान रखें। देखिए समय, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम आप जो है ना उसको साथ में लेकर के चलें। अब साहब ये होता है कई बार पेपर में से सब कुछ आपको पता होता है, आंसर आपको सब पता होता है, लेकिन समय आपके पास नहीं बचता है कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर लिख सकें। अब मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो 100 में से 4 और 3 तो बिल्कुल खत्म कर दीजिए। आपकी मार्किंग ही स्टार्ट जो होगी वो 95 से होगी, 94 से होगी, अगर आपने वन लाइनर या 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी छोड़ दिए हैं तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि अभी से आप जब प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस के दौरान आप समय का पूरा ध्यान रखें कि आपके पास कितना समय है, उस समय के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, मतलब उस समय के अकॉर्डिंग आपको एक पेपर सॉल्व करना है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रख करके चलनी है। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है कि साहब एमसीक्यूज जितना अधिक करेंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो आपके पेपर में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब हम एक बात करेंगे, यहां पर परीक्षा के दौरान हमारे बहुत सारे मित्रों से मुलाकात होती है। हो सकता है कि वो फेस टू फेस मुलाकात हो सकता है कि वो सारी मुलाकात आपकी फोन के थ्रू हो। आजकल के बच्चे तो हमारे मोबाइल डिवाइसेस ऐसे है ना जिनके थ्रू अक्सर अपने फ्रेंड से बातें करते रहते हैं। अच्छा चल बता, तूने पहला चैप्टर याद कर लिया क्या? क्या हाँ बिल्कुल मैंने पहला चैप्टर याद कर लिया है। अच्छा बता तेरे को इस प्रश्न का उत्तर आता है क्या? तो साहब वहां पर क्या होगा, कई जगहों पर आप भटकना शुरू हो जाएंगे। आपका फ्रेंड कह रहा मेरे सर ने इसके बारे में ये बताया था, मैंने बुक के अंदर ये पढ़ा था, तो वहां पर आपकी जो सारी पढ़ाई की हुई है ना वो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन में डालना शुरू कर देगी कि मैंने जो पढ़ा था वो सही था या फिर मेरा जो फ्रेंड बता रहा है वो सही है। किसी की बातों में नहीं आना है ना। इस समय आपके पास में साल भर पढ़ाए गए ई नोट्स हैं, टीचर्स आपको जो पढ़ाते थे वो हैं। अगर आपने उस समय ऑनलाइन क्लासेस देखी हैं तो जो मैंने पढ़ा रखा है आप उसकी क्लास जाकर के एक बार फिर से देख सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो वहीं पर दूर किया जा सकता है। उसी कंफ्यूजन को लेकर अगर आप परीक्षा भवन में चले गए, एग्जामिनेशन हॉल में चले गए, तो हो सकता है कि आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी गलत कर डालें, है ना। तो किसी भी प्रकार के भ्रमजाल में इस समय नहीं रहना है, अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रखना है, तभी आप ज्यादा बेटर कर पाएंगे। अब लास्ट में आते आते हम लोग जो चर्चा करते हैं वो करते हैं इस ब्लूप्रिंट की। मैं आपको शुरू से ही कह चुका हूं कि ये
जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है वो स्पेशली बनाया गया है BSER, बीच में लिखा हुआ देख रहे हैं ना, BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। अब राजस्थान का जो ब्लूप्रिंट है वो क्या कह रहा है, एक नजर उस पर डाल देते हैं। तो राजस्थान का ब्लूप्रिंट ये कह रहा है कि साहब बहु वैकल्पिक प्रश्न जो हैं वो आपके 12 प्रश्न प्लस 6 प्रश्न, यानी कि बहु वैकल्पिक प्रश्न कितने आने वाले हैं, 18 प्रश्न आने वाले। इस बार कितने आने वाले परीक्षा में, 18 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बहु वैकल्पिक प्रश्न के रूप में आने वाले हैं। जैसे कि दो ध्रुवीयता का अंत, एक आपका यहां से उठ रहा है ये प्रश्न, ठीक है। फिर समकालीन दक्षिण एशिया से एक प्रश्न आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय संगठन से आ रहा है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से आ रहा है, वैश्वीकरण से आ रहा है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से आ रहा है, एक दल के प्रभुत्व के दौर से आ रहा है, भारत के विदेश संबंध से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कांग्रेस प्रणाली चुनौती और पुनर्स्थापना से 1 क्वेश्चन आ रहा है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं से 1 आ रहा है, भारतीय राजनीति में बदलाव से 1 आ रहा है। जब हम इन सभी का टोटल करते हैं तो ये 12 क्वेश्चन जो हैं वो आपको वन लाइनर नहीं बल्कि आपको एमसीक्यूज फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैंने कहा 18, तो बाकी बचे हुए 6 कहां हैं, बाकी बचे हुए 6 यहां पर हैं, क्योंकि ये ज्ञान नॉलेज बेस्ड था और ये है अवबोध के आधार पर, यानी कि आपको कितना बोध है उस चीज का, आप किस प्रकार से उसका उत्तर दे सकते हैं, उस आधार पर भी सत्ता के समकालीन केंद्र में से एक साथ 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नियोजित विकास की राजनीति में से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियों और पुनर्स्थापना से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिलाकर के यहां पर हो जाते हैं 6 प्रश्न। तो 6 + 12 = 18 क्वेश्चंस, यानी कि 18 प्रश्न जो है वो आप देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा था कि ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए, 18 क्वेश्चन आपको वहां पर मिलने वाले हैं और 18 पूरे राइट कर दिए तो 18 में से 18 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। अब रिक्त स्थान की अगर हम बात करें तो 4 रिक्त स्थान आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहां पर 2 रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल कितने रिक्त स्थान हो गए, 6 हो गए। तो 4 रिक्त स्थान कहां से आ रहे हैं, समकालीन दक्षिण एशिया में से 1 आ रहा है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन में से 1 आ रहा है, नियोजित विकास की राजनीति में से 1 रिक्त स्थान आ रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट में से नहीं है, बल्कि ये जो रिक्त स्थान है वो आ रहा है क्षेत्रीय आकांक्षाओं से। 4 यहां हो गए। अब रिक्त स्थान आप देखिए अवबोध में से कौन कौन से हैं, तो यहां पर आ रहा है समकालीन दक्षिण एशिया में से 1, समकालीन विश्व की राजनीति में से 1, समकालीन विश्व में सुरक्षा नहीं, समकालीन विश्व में राजनीति नहीं बल्कि समकालीन विश्व में सुरक्षा में से 1 आ रहा है, यहां पर हो गए 2। तो 4 और 2 6 नंबर तो ये हो गए, तो 18 और 6 24, ये हो गया आपका एक भाग कंप्लीट। उसके बाद में आप देखें अति लघुतरात्मक की बात करें तो अति लघुतरात्मक का तीसरा कॉलम है जिसमें कि 2 ध्रुवीयता के अंत में से 1 प्रश्न आ रहा है, नियोजित विकास की राजनीति में से 1 क्वेश्चन आ रहा है, 2 प्रश्न आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं अति लघुतरात्मक, ठीक है। अवबोध में आ जाइए, सेकंड यहां पर देखिए, यहां अति लघुतरात्मक में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, समकालीन विश्व में सुरक्षा अति लघुतरात्मक 1 क्वेश्चन आ रहा है, पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन में से अति लघुतरात्मक का 1 प्रश्न आ रहा है, भारत के विदेश संबंध में से 1 प्रश्न आ रहा है, और उसके बाद कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना में से 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो कितने हो गए, 2 और 2 4 क्वेश्चन यहां पर हो गए, और यहां हमने अति लघुतरात्मक 2 क्वेश्चन देखे थे, 4 और 2 6 क्वेश्चन हो गए। फिर हम आ जाते हैं यहां अति लघुतरात्मक ज्ञानोपयोग में से कितने हैं। ज्ञानोपयोग का मतलब होता है कितना ज्ञान आप में है उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो यहां पर आप देखिए साहब, आपके सामने 2 चैप्टर हैं जिनमें से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं में से 1 क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद भारतीय राजनीति में बदलाव में से एक साथ 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो यहां पर 4 क्वेश्चन हो गए। फिर आप नेक्स्ट आ जाइए ज्ञानोपयोग के बाद कौशल। कौशल में से क्या यहां पर अति लघुतरात्मक में कोई प्रश्न है क्या, नहीं है। विश्लेषण में यहां कोई अति लघुतरात्मक में से प्रश्न है क्या, बिल्कुल। अति लघुतरात्मक में से यहां आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे। एक क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा है कहां, समकालीन दक्षिण एशिया में से। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको कहां दिखाई दे रहा है, वैश्वीकरण में से। टोटल हो गए यहां पर 2 क्वेश्चन। तो साहब 2 क्वेश्चन आपके यहां है, 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहां आपको कौशल में से अति लघुतरात्मक में एक भी प्रश्न नहीं दिखा था। ज्ञानोपयोग में से अति लघुतरात्मक में आपको 4 क्वेश्चन दिखे थे, 4 + 2 6 क्वेश्चन यहां पर हो गए। यहां अति लघुतरात्मक में से 4 क्वेश्चन दिखे थे, तो 6 और 4 10 क्वेश्चन हो गए, और यहां अति लघुतरात्मक में से आपको 2 क्वेश्चन दिखे थे, तो 12 क्वेश्चन आपके अति लघुतरात्मक में हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी तक आपने देखा 18 + 6 + 12 क्या हुआ है, 18 + 6 + 12, 18 + 6 + 12 क्वेश्चन, यानी कि 18 क्वेश्चन तो आपके कौन से हैं,
बहुचयनात्मक यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 6 रिक्त स्थान, 12 अति लघुतरात्मक। उसके बाद लघुतरात्मक में अगर हम जाकर के देखते हैं तो यह है लघुतरात्मक। लघुतरात्मक में देखिए जरा, अगर हम ज्ञान में बात करते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अवबोध की बात करते हैं तो लघुतरात्मक में 1 1 1 3 प्रश्न आ रहे हैं। और ये 3 प्रश्न कहां से आ रहे हैं? ये आ रहा है साहब पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, यहां आ रहा है एक क्वेश्चन। उसके बाद में आप लघुतरात्मक में से देखें, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियों और पुनर्स्थापना में से एक क्वेश्चन आ रहा है। फिर आप आ जाते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यहां से भी एक लघुतरात्मक प्रश्न आ रहा है। तो ये 3 प्रश्न यहां हो गए, ठीक है ना। उसके बाद आप देखें ज्ञानोपयोग में लघुतरात्मक में फिर 3 क्वेश्चन यहां पे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। 6 नंबर है और 3 क्वेश्चन है। कौन कौन से चैप्टर में से हैं? तो समकालीन दक्षिण एशिया में से एक लघुतरात्मक क्वेश्चन है, यहां आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय संगठन में से यहां लघुतरात्मक प्रश्न आ रहा है। उसके बाद नियोजित विकास की राजनीति में से यहां पर प्रश्न आ रहा है। तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन यहां पर हो गए, ठीक है ना। तो लघुतरात्मक के 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके यहां पर हो गए हैं। अब कौशल में से लघुतरात्मक में आप देख लीजिए, यहां आ रहे हैं 2 क्वेश्चन और वो आ रहे हैं लास्ट 2 चैप्टर के क्षेत्रीय आकांक्षाएं और भारतीय राजनीति में बदलाव में से। 3 3 6 और 2 8 क्वेश्चन यहां पर हो गए। उसके बाद विश्लेषण में से लघुतरात्मक में आप फिर 2 क्वेश्चन देख रहे हैं और ये 2 प्रश्न कहां कहां से आ रहे हैं? एक तो आ रहा है समकालीन विश्व में सुरक्षा में से और फिर उसके बाद में ये आ रहा है भारत के विदेश संबंध में से। तो कितने हो गए टोटल ये? अब ये हो जाते हैं आपके, पहले हमने लघुतरात्मक कहां देखा, यहां एक भी नहीं है। अवबोध में से लघुतरात्मक में कितने क्वेश्चन आए थे? 3 क्वेश्चन। यहां ज्ञानोपयोग में से लघुतरात्मक में कितने क्वेश्चन आए थे? 3 3 6 क्वेश्चन। यहां कितना आए हैं? 2 6 और 2 8 क्वेश्चन। तो प्लस यहां पर कर दीजिए 8 क्वेश्चन। अब दीर्घोत्तरात्मक में आ जाइए। दीर्घोत्तरात्मक कितने क्वेश्चंस आते हैं? देखिए सबसे पहले हम दीर्घोत्तरात्मक में बात करते हैं ज्ञान में से। तो यहां पर आप देखें दीर्घोत्तरात्मक में एक भी प्रश्न नहीं है। अवबोध दीर्घोत्तरात्मक में से एक क्वेश्चन यहां पर है, एक क्वेश्चन यहां है। तो ये 2 प्रश्न सत्ता के समकालीन केंद्र में से आ रहा है एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका आ रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। 2 क्वेश्चन आपके यहां पर आ रहे हैं। ये है दीर्घोत्तरात्मक में 2 क्वेश्चन। फिर आ जाइए ज्ञानोपयोग में, दीर्घोत्तरात्मक में से 2 क्वेश्चन आपको यहां भी दिखाई दे रहे हैं। तो 2 और 2 4 क्वेश्चन यहां पे आपको दीर्घोत्तरात्मक में से दिख रहे हैं। कौशल में से दीर्घोत्तरात्मक में कोई भी प्रश्न नहीं है और विश्लेषण में भी दीर्घोत्तरात्मक में से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो ये कितने हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए। 4 को यहां पर रख दीजिए दीर्घोत्तरात्मक में से। निबंधात्मक में कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 प्रश्न आते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न निबंधात्मक का 2 ध्रुवीयता के अंत में से निबंधात्मक में एक क्वेश्चन आया हुआ है ना। अब देखिए 2 ध्रुवीयता का, मैं निबंधात्मक की यहां पर थोड़ी विशेष रूप से चर्चा करूंगा। 2 ध्रुवीयता का अंत, साधारणतः क्वेश्चन बनता है सोवियत संघ के पतन के कारण क्या थे, है ना। सोवियत संघ जिसका अंत हुआ, पतन हुआ, उसके कारण क्या थे। सोवियत संघ के पतन के पश्चात जो पूर्वी यूरोप के देश थे वहां पर तनाव और संघर्ष का जन्म हुआ, उस पर एक निबंध लिखिए। भारत और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ कैसे संबंध रहे हैं, उन संबंधों की चर्चा कीजिए। ये 3 प्रश्न जो है ना अपने आप में निबंधात्मक में बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, जिनके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आपका निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं और निबंधात्मक प्रश्न कहां से आ रहा है। तो निबंधात्मक प्रश्न आ रहा है फिर सीधा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये रहा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। निबंधात्मक प्रश्न ये रहा यहां पर निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि मैप। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में से क्या बनता है? सीधा आपसे मैप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने कहा 2 मैप दे रखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। उसके अलावा कहीं पर मैप नहीं है तो क्वेश्चन और कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा। ये हो गया आपका क्लियर कट 4 नंबर, एकदम पक्का आपका हो गया ये। अब निबंधात्मक और कहां से आ रहा है? तो और निबंधात्मक बन रहा है आपका वैश्वीकरण में से। वैश्वीकरण में से एक तो आप यहां देख रहे हैं और दूसरा वैश्वीकरण में आप यहां पर देख रहे हैं। तो वैश्वीकरण का क्वेश्चन आपसे जनरली यूं पूछा जाता है, वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए वैश्वीकरण के कारण बताइए। अर्थ 2 नंबर का, कारण 2 नंबर के पूछ लिए। या फिर आपसे प्रश्न पूछ लिया वैश्वीकरण के विभिन्न परिणाम, यानी कि आर्थिक और राजनीतिक का पूछ लिया तो आर्थिक के 2 नंबर हो गए और राजनीतिक का 2 नंबर हो गया। सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम पूछ लिए तो सकारात्मक 2 नंबर का हो गया, नकारात्मक 2 नंबर का हो गया। तो इस प्रकार से आपसे निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा ये आपको मैं बता चुका हूं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि यहां जो हमने चर्चा की है उस चर्चा से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट।
आपकी ये परीक्षा आप लोगों के लिए बहुत शानदार गुजरे। आपको शुभकामनाएं।